हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल द स्टूडेंट्स। हाउ आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट पे। और मैं शिव पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूँ तो मैं सीयूटी के रिगार्डिंग, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग आपका जो जीके जीएस का सिलेबस है उसके वीडियोस लेके आता हूँ। इसी कड़ी में हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं आपको पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, और बेसिकली आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी मैंने स्टैटिक जीके भी स्टार्ट किया कि स्टैटिक जीके में जो छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं जैसे नेशनल पार्क पूछ लिए गए, इसके अलावा रिवर्स माउंटेन्स पूछ लिए गए, या कुछ डांस फॉर्म के बारे में पूछ लिए गए, तो वो पार्ट भी हम कवर कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसका भी एक वीडियो आने वाला है, आप जल्दी उसे देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। इकोनॉमिक्स के वीडियो में काफ़ी प्यार मिला है आप लोगों का। धीरे धीरे आप हिस्ट्री भी देखिए, पॉलिटी भी देखिए, ज्योग्राफी भी देखिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि जो तैयारी आपकी है, तैयारी को 2 महीने की तैयारी की तरह ना करें कि जब आपके 12th के बोर्ड्स के रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे तो दिक्कत होती है। चीज़ों में इंटरेस्ट होता नहीं, इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में दिक्कत ही करती है। आप कोई भी एग्जाम्पल दुनिया का ले लें, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको करना ये है कि चीज़ों को कंटिन्यू लेके चलते रहे। जब भी टाइम मिले, छोटे छोटे 30-40 मिनट की वीडियोस हैं, आप 10-10 मिनट्स करके भी देखेंगे, अपने नोट्स को बनाते जाएं जैसे पढ़ाया जाता है, तो चीज़ें आसान होंगी। आपने थंबनेल देखा है, इसका मतलब आप आज आए हैं उसके लिए ही आए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज थोड़े हाई कोर्ट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होती है, कैसे वो वर्क करता है, उसकी क्या 5 रिट्स होती हैं, एज वेल एज काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो सभी लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कहाँ पे भाई? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिकली क्या है, दिल्ली में है। और आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट, मतलब सभी कोर्ट का हेड माना जाता है। अब यहीं से देखिए, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात करें तो 3 बॉडी जो होती है हमारी, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसके अलावा आप कहते हैं लेजिस्लेटिव, और एक जुडिशरी। तो जुडिशरी का सबसे अलग फंडामेंटल, एग्जीक्यूटिव और जुडिस, और आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट जुडिशरी का एक अलग रुतबा है। अपने जुडिशियल सिस्टम का इंडिया में एक अलग रुतबा है। यहाँ तक कि कोर्ट के सिस्टम भी थोड़े से अलग ही होते हैं, थोड़ा अलग रखा जाता है इनको। तो बेसिकली कहा जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होगी, फिर हर एक स्टेट में मेन कोर्ट होगी जिसे आप हाई कोर्ट कहेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया में 28 स्टेट हैं तो सारे के सारे हाई कोर्ट रखते हैं। कई बार 2-3 स्टेट का मिक्स करके एक हाई कोर्ट, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का गोवा और दमन दीव का मिक्स करके बना दिया गया। तो कई कई बार जैसे जब आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट की जो कोर्ट्स हैं उसमें भी 2-3 स्टेट्स का मिलके एक हाई कोर्ट बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जितने स्टेट है उतने ही कोर्ट हो। और सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, सभी को पता है, ये आपकी कैपिटल न्यू दिल्ली में है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई आर्टिकल्स हैं तो वो कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 124 इस बात को कहता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 इन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आर्टिकल 125 में आपको सैलरीज, भाई अब आपको पता है कि सैलरी तो मैटर करती है। सैलरीज के साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी भी होती है जुडिशियल सिस्टम में, और बहुत सारी पावर्स भी होती हैं। तो जो सैलरी होती है, तो सैलरी जजेस की जो होती हैं इसमें होते हैं। अपॉइंटमेंट जो होता है, कि अपॉइंटमेंट क्या होगा, वो आर्टिकल 126, आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में? अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करता है कि अपॉइंटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जो होंगे जजेस, उनका के अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या होगा। आपको पता है कि इनके अपॉइंटमेंट के लिए कोलिजियम व्यवस्था बनाई गई है। कोलिजियम क्या होता है उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपके लेवल पे, बट मैं बता दूंगा आपको कि कैसे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके बारे में और जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। तो ये आर्टिकल देख लीजिए, 124, 125, 126, मतलब ये आर्टिकल 124 से 126 आप बेसिकली कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के से रिगार्डिंग होता है कि उसका इस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसी होगी, सैलरी कितने होंगे, ये सारी चीज़ें हम किसके बारे कहाँ से बात करते हैं, ये सारी चीज़ों की बातें हम यहाँ पे करते हैं बेसिकली किसमें, यहाँ पे आर्टिकल 124 से 126 तक। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि बोला गया, एपेक्स कोर्ट मतलब हेड कोर्ट होता है। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की एक चीज़ देखी होगी आपने
जैसे कि अभी मणिपुर इशू चल रहा है, तो मणिपुर इशू पे जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भाई थोड़ा दिन का टाइम देते हैं, लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस मामले में दखल देगा। ठीक है, तो फिलहाल तो सरकार को जवाब देना है, सरकार के पास टाइम है। अब ये अलग मैटर है, ये करंटली डिबेटेड मैटर है, इसमें आप मीतो और कुकी समुदाय में क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, किसी वीडियो में अगर मुझे लगा करंट में तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा कि मणिपुर को एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली कि एग्जैक्टली मणिपुर क्या है, क्या इशू है, कैसा चलता है। ठीक है, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक होते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस टाइम DY चंद्रचूड़ जी हैं। ओके, बड़े ही यंगेस्ट है, मतलब अभी बेसिकली क्या होता है, अभी इनकी मैं बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट जो होती है मैक्सिमम 65 ईयर की एज तक रह सकते हैं, लेकिन लगभग में आज तक जो लोग बने काफी एजेस रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारे CGI हैं DY चंद्रचूड़ जी, ये काफी यंग हैं, ये काफी यंग है, मतलब इन सभी के कंपेरिजन में काफी यंग है। अच्छा, ये बदलते भी रहते हैं लोग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस 33 अदर जजेस, फिलहाल तो यही लिमिट है कि 33 अदर जज होंगे और एक क्या होंगे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिएगा, नंबर ऑफ जजेस 34 इंक्लूडिंग CGI। ओके, इसके अलावा और बात करें अगर हम इन पे, तो आप जान लीजिए कि जब भी कोई फैसला होता है तो आप देखते हैं ना, जजेस की बेंच बैठती है। कहा जाता है कि 3 to 4 जजेस की जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, सो 3 to 4 जज की, कभी कभी 9 जजेस की बेंच होती है। मतलब हो सकता है कि उस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड हो या ना इंक्लूडेड हो, लेकिन कोई फैसला एक मत से नहीं दिया जाता। जब भी इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं तो 3 से 4 जज होते हैं, फिर वोटिंग होता है, जो मेजोरिटी में होता है 2-1 की मेजोरिटी बन गई भाई, जहां से भी मेजोरिटी होगी फिर उस फैसले को माना जाएगा। क्योंकि 9 जजों की है तो भाई 7-2 से भी पारित हो जाता है फैसला, हो सकता है ये 5-4 से हो। तो मेजोरिटी देखी जाती है कि कौन से जज किस सहमति में है, किस पक्ष में है। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस वर्क करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट क्या होती है। तो देखिए, मैंने बताया था कि कोलेजियम सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? कोलेजियम सिस्टम होता है। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है भाई? ये वो सिस्टम है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। अब कोलेजियम सिस्टम पूरा पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है, इसमें पार्लियामेंट की दखलंदाजी नहीं है। मतलब जो वर्किंग गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम में कोई भी गवर्नमेंट रूल कर रही होगी, वो पूरा का पूरा इसमें दखल नहीं दे सकती है। इसके लिए मतलब कोशिश की थी मोदी सरकार ने कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है उसमें तो भाई थोड़े से हमारे मेंबर बढ़ जाए। जैसे इसमें लिखा है CGI प्लस 4 जज। ठीक है, जब भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं प्लस 4 और जज होते हैं, वो मिलके रिकमेंड करते हैं एक नाम, किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। जो 34 जजेस टोटल होते हैं, जिसमें एक तो CGI हो गए हमारे, बचे 33। ठीक है, तो ये 33 जजेस में का नाम कौन देगा? तो CGI प्लस 4 जजेस का जो ग्रुप होता है, कोलेजियम सिस्टम होता है, वहां से वो नाम सजेस्ट करते हैं, पिकअप करते हैं और प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट फिर उस जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देते हैं। तो ये कोलेजियम सिस्टम है। इसमें सरकार का बहुत ज्यादा नहीं, एक ही मेंबर सरकार का आता है, बाकी का मैक्सिमम क्या होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होते हैं जो जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इनका एक अलग इंटरनल सिस्टम है और इसको हमेशा कोर्ट मना कर देती है सरकार की दखलंदाजी के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर बात की जाए एज लिमिट वगैरह की, तो देखिए यही लिखा गया है, CGI प्लस 4 जजेस रिकमेंड प्रेसिडेंट एज 65। भाई कार्यकाल की बात की जाए तो कितना पहले अपॉइंट होते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 65 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट में 65 है, याद रखिएगा हम सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में आई थिंक ये 62 है, हाई कोर्ट में ये 62 है। ठीक है, पहले 60 थी फिर बढ़ा के 62 की गई। तो हाई कोर्ट का केस अलग है और सुप्रीम कोर्ट का केस अलग है। तो इस मैक्सिमम एज 65 है। नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा भाई, अगर मान लीजिए CGI किसी केस में अवेलेबल नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो जो सेकेंड मोस्ट सीनियर जज होगा, जो सेकेंड मोस्ट सीनियर जज होगा वो CGI का काम करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम करेगा। तो ये होता है कि भाई जो भी सेकंड मोस्ट सीनियर जज होंगे
वो सीजीआई की जगह आ जाएंगे जब तक कोई नया सीजीआई नियुक्त नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। मैक्सिमम एज याद रखिएगा। अब देखिए कि क्या क्राइटेरिया होता है। मैंने बोला मिनिमम क्राइटेरिया की बात का तो नहीं, पहले भाई इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सबको पता है। इंडिया सिटीजन, जो भी रिक्वायर्ड डिग्री वगैरह है वो तो रखेगा ही, पागल वगैरह ना हो। सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई कोर्ट एक्सपीरियंस। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि या तो वो हाई कोर्ट में 5 ईयर एज ए जज रहे हो, क्या रहे हो, 5 ईयर एज ए जज रहे हो, या वो 10 ईयर एज ए लॉयर रहे हो, 10 ईयर एज ए लॉयर रहे हो। इसमें से जो भी वो क्वालिटी को क्रॉस, जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उसके बाद इन लोगों के डायरेक्शन पे, इंडक्शन पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इनको अपॉइंट कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ये क्राइटेरिया देखिए और है, दोनों कंपलसरी नहीं है। हाई कोर्ट में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सीजीआई बनने के लिए तो भाई सुप्रीम कोर्ट में का भी एक्सपीरियंस है, तो भाई ऑलरेडी जज तो है ही वो सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अगर उनको सीजीआई बनना है तो यहां से भी प्रेफर किया जा सकता है रादर देन हाई कोर्ट। ओके, तो देखिए यही था सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, 5 ईयर हाई कोर्ट जज का एक्सपीरियंस हो, या 10 ईयर हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। अच्छा देखिए, लॉयर और एडवोकेट में फर्क होता है, लॉयर और एडवोकेट में फर्क होता है, ये याद रखिएगा। तो जब अगर एडवोकेट लिखा गया है तो एडवोकेट ही मेंशन कीजिएगा, कभी भी उसको गलती से आप लॉयर की तरह मेंशन मत कर लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा। उसको फिर किसकी तरह मेंशन करेंगे आप, एडवोकेट की तरह ही मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि एडवोकेट और लॉयर में अच्छा खासा फर्क होता है, तो कभी उसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा और इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। सुप्रीम कोर्ट जज की मिनिमम एबिलिटी देख लिया। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भाई देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल, इसके लिए एक प्रोसेस चलता है जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट। ओके, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, इनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। और फिर ये लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट का काम है। तो लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी, जिसे 2/3 कहते हैं, 2/3 मेजोरिटी अगर मिलती है, ओके, तो ही क्या होता है बेसिकली बेटा, लोकसभा। तो जब दोनों सदनों के सभी मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो दोनों सदनों के सभी मेंबर्स मिलके 2/3 मेजोरिटी से अगर पास करते हैं तो ही कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जा सकता है, जो कि आज तक हटाया नहीं गया है, आज तक हटाया नहीं गया है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज। क्योंकि एक लोग के पास तो केस चला था, इससे पहले तो केस ही नहीं चला था। तो बेसिकली इसके रीजन से किसी भी कोर्ट के जज को अभी तक हटाया नहीं गया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला, लोकसभा, जैसे लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 543, राज्यसभा में 250 है। अब कोई जरूरी नहीं कि ये सारे हों, लेकिन उस टाइम पे जितने अवेलेबल होंगे, जितने भी अवेलेबल होंगे उनका 2/3 होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए कि 600 अवेलेबल है तो उसका 2/3 कर दो, कितना आया बेटा, मतलब 400 लोग अगर एग्री होंगे तो उस जज को हटाया जाए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं, इतनी ब्रुटल मेजोरिटी लाना पॉसिबल ही नहीं। मतलब सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि एक बार अगर आप जज बन जाते हैं तो आपको आपकी पोस्ट से हटाना आम बात नहीं है, बहुत बड़ा हीनियस क्राइम करेंगे तो ही। हालांकि तो और प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट, ये सारा प्रोसेस हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, याद रखिएगा, अमेरिका से अडॉप्ट किया है, कि यहाँ से अडॉप्ट किया है कि कैसे इनका रिमूवल होगा। तो पूछा जाए इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2/3 होना चाहिए हमारे पास मेजोरिटी ऑफ इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर, तब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को वहां से उनके पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं भाई, कि इसकी अब पावर्स की बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया कि अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरियाज क्या है। हम बात करेंगे कि इनके रिमूवल की, इनके पावर की, कि भाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई
एक तो इनके पास कुछ ओरिजिनल है, कुछ रिट्स होती हैं, रिट्स को भी हम पढ़ेंगे, रिट्स को मैं अभी पढ़ूंगा। इसके अलावा ये एज ए एडवाइजरी भी काम करते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, अदर पावर्स भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट, तो इन सारी पावर्स का क्या मतलब है? देखिए रिट्स तो क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको फंडामेंटल राइट्स में मैंने पढ़ाया था कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट का यूज किया जाता है। आर्टिकल 32 जो कहता है हमारा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर कौन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 काइंड ऑफ रिट जारी करती है। वो पांचों रिट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इन पांचों रिट्स का मतलब भी समझेंगे। तो रिट जारी करती है जिसके थ्रू क्या करती है, वो फंडामेंटल राइट्स को प्रकट करती है। एडवाइजरी का मतलब ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करती हैं। प्रेसिडेंट को जब भी नीड हो वो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो एक तरह से एडवाइजरी बॉडी भी होती हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, भाई सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट एज अ रिकॉर्ड रखे जाते हैं, एज अ रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और कई निचली अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही बेस मान के जजमेंट दे दिया जाता है कई केसेस में। अगर उस तरह का केस है और सुप्रीम कोर्ट का उस पर जजमेंट आ चुका है और कंडीशन सिमिलर पाई गई, तो लोअर कोर्ट क्या करती है, उसी को मायने में रख के अपना जजमेंट सुनाती है। या वकील इस तरह की आर्ग्यू करता है कि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट ये ऑलरेडी वैलिड है। तो अगर वो वैलिड है तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आपको पता ही है कि अपनी से निचली अदालतों का लोअर कोर्ट्स के फैसले बदल सकती है। लोअर कोर्ट ऑर्डर कैन बी चेंज, राइट, ऑर्डर कैन बी चेंज। इसका मतलब क्या है भाई, लोग क्या होता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अगर मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं समझ में आता है तो फिर वो कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, और लास्ट होती है सुप्रीम कोर्ट। तो कई बार ऐसा पाया गया है कि जो मसला लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं सुलझा है या सजा मिली है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो सजा कम हो गई हो, या लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने बरी किया और सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी हो, तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। हम अदर पावर्स के बारे में भी बात करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी होती है, जैसे सवाल सरकार से वो जवाब तलब भी करते हैं। जैसे अभी दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा किया है, लेकिन पब्लिक के वेलफेयर पे आपने जो खर्चा नहीं किया उसका रिकॉर्ड कहाँ है, आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्यों इतना खर्चा किया। तो आंसर्स मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्या करती है, कई बार आंसर मांगती है। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, पार्लियामेंट पास एनी लॉ, कोई भी लॉ पास करती है और ऐसा पाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो लॉ वैलिड नहीं है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर सकते हैं, या पार्लियामेंट को बोलती है कि इसमें चेंजेस कीजिए। किस तरह के चेंजेस कीजिए वो भी मेंशन कर देती है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड। अगर आप इतना चेंज कर देंगे इसमें तो फिर ये लॉ वैलिड माना जाएगा और फिर इसको अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है। तो कोर्ट की पावर बहुत है। इंडिया की पब्लिक को कोर्ट से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया में इतने क्राइम रेट छोटे छोटे क्राइम है, बड़े बड़े क्राइम है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अच्छा खासा क्राइम होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना हैवी लोड अकेले कोर्ट संभाल पाएगी या जुडिशियल सिस्टम संभाल पाएगा। हमें सुधरने की जरूरत है। कोर्ट एक बॉडी है जो बहुत ज्यादा करप्ट लोगों को चलो ठीक है कर लेती है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, अक्सर पाया जाता है कि जज होते हैं, जज केवल सबूतों पे बात करते हैं, सबूत नहीं मिलते तो आप बाइज्जत बरी हैं। तो आपने कई केसेस में देखा होगा कि पैसे होने के बाद कोई भी कोर्ट सिस्टम काम नहीं करता, लेकिन कई केसेस में न्याय मिलता भी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है भाई, कई बार ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है क्या, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे आप तो कई बार सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर और स्टेट में विवाद हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कई बार विवाद हो जाते हैं, कई बार स्टेट वर्सेस स्टेट हो जाता है भाई, स्टेट वर्सेस स्टेट भी हो जाता है। हालांकि हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। तो सेंटर वर्सेस स्टेट के मामले में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी और देखेगी कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका सोल्यूशन देगी, जुरिडिक्शन देगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेंट्रल वर्सेस स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन वैलिड माना जाता है। तो जब भी सेंट्रल और स्टेट में कोई भी कन्फ्लिक्ट हुआ किसी मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज को लेके या कोई भी मुद्दा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो वहां पे ये काम करती हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एविडेंटली प्रूव्ड, इसका मतलब क्या है भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, समझिए इन सब की बात कि पहले तो
सिविल डिसोबिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना तो दिक्कत है। तो सिविल में क्रिमिनल में क्या है भाई, इंटरफेरेंस है, सॉन्ड सॉलिंग है, हार्मिंग रेपुटेशन है। तो भाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब एक तो मैंने बोला कि इसके जो भी आपको फैसले दिए जाते हैं उसे क्या किया जाता है, एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है। और अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं तो आपको 6 महीने की सजा या 2,000 रुपए के करीब का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। जैसे दिखाते नहीं कि मूवीज में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रीजन से ये कोर्ट आप पे जुर्माना लगाती है, अगर आप कोर्ट की इज्जत नहीं करते तो आपको जेल भी भेज सकता है या तो वो आप पे जुर्माना लगा देगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे चलती हैं। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एविडेंटली प्रूव्ड, इसके जो भी फैसले हैं वो आपको मानने हैं, आप इसके फैसले को पलट नहीं सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले टाइम ज्यादा लगाती है। टाइम लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि इसके फैसलों को क्या माना जाएगा, इसके फैसले को लाइफ टाइम माना जाएगा एज ए रिकॉर्ड, और उसके बिहाफ पे फिर कई फैसले सुनाए जाएंगे। तो अगर जिसके बिहाफ पे बेंचमार्क सेट होने वाला है, एक फैसले के बिहाफ पे एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा अदर कोर्ट्स के लिए, इंडिया की करोड़ों पब्लिक के लिए, अगर उसको जजमेंट को बहुत जल्दी में दे दिया गया संविधानों का ध्यान ना रखते हुए, तो कई सारे लोगों के साथ गलत होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब भी अपने फैसले देती हैं तो बहुत सोच समझ के देती हैं, बहुत टाइम लेती हैं विवादित फैसलों पे, क्योंकि उनके फैसलों पे पूरी नजर टिकी होती है पूरी पब्लिक की, इसलिए ये मैटर करता है। ठीक है, अब समझते हैं हम यहाँ पे भाई रेफरेंस की बात की जाए तो देखिए भाई, हम कहेंगे कि जुडिशरी है ये भाई मैक्सिमम क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी का कहना है जो कुछ भी होगा इसके अंदर होगा, इसके आउट आप नहीं जा सकते, इसके आउट आप नहीं जा सकते। तो अब देखिए भाई क्या है, लेजिस्लेटिव क्या बनाती है, लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी करती है बेसिकली इसको प्रोटेक्ट, इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट। और फिर भाई लेजिस्लेटिव से भी जुडिशरी का रिलेशन है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जुडिशरी उस पर सजेशन देती रहती है कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करें आप। तो बेसिकली यही पूरा सिस्टम है। इसी सिस्टम से हम क्या करते हैं भाई, रेफरेंस सारा क्या है भाई, सब कॉन्स्टिट्यूशन से रेफरेंस है। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के लेजिस्लेटिव चलेगा, लॉ बनाएगा, और लॉ भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सब होते हैं। तो एक साइकिल है, सारी बॉडीज एक दूसरे को पैरेलली सपोर्ट करती हैं, जब ये सपोर्ट करती हैं तो ही ये सिस्टम आगे बढ़ता है अच्छे से। ठीक है, आते हैं फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चलिए कुछ फंक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे तो हम अभी तक फंक्शंस ही पढ़ रहे थे। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बोल दिया कि भाई ये तो सीधी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन है, कोशिश करेगी कि सारी की सारी चीजें क्या है, प्रोटेक्ट की जाए। गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, रिट्स के बारे में यहीं पे हम आपको बताएंगे 5 रिट्स क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 5 रिट्स के। थर्ड, सोल अथॉरिटी ऑफ द रिसॉल्विंग डिस्प्यूट, किसी भी तरह का डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कई बार भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो विवाद हो जाता है। तो अगर किसी तरह का इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज है तो उसकी उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट में होगा, वो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है भाई, स्टेट स्टेट में तो मान लो चलो हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस हो भी गया, लेकिन अगर सेंटर से स्टेट के डिस्प्यूट की बात है तो यहाँ पे केवल बात सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, और उनको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब चीज़ों को अब समझते हैं कि वो 5 रिट्स क्या हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो इन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 5 रिट्स को जानते हैं। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स का यूज करता है। ये 5 तरह के रिट्स उसके अपने आप में पावर्स कह सकते हो, एक तरह की है, ये ऑर्डर है एक तरह का जिसको फॉलो करना ही करना होता है। तो अब ये क्या है वो रिट्स, कैसे फॉलो होते हैं, इनके अंदर क्या क्या आता है, तो पहले तो नाम जानने की कोशिश करते हैं। पहला आता है आपका हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है भाई, हेबियस कॉर्पस का मतलब, हेबियस कॉर्पस पहले ये जान लीजिए। इसके अलावा आपका सेकेंड रिट है, ठीक है, आपके पास 5 हैं तो इसमें से सेकेंड रिट पे आ जाइए। इसको मैंडमस कहते हैं, फिर प्रोहिबिटेशन कहते हैं। दूसरी क्या है, मैंडमस,
ये सारे लैटिन वर्ड हैं, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। थर्ड क्या है बेटा? प्रोहिबिटेशन। ओके, इसके अलावा सर कोवारेंटो, क्या होते हैं? कोवारेंटो, ठीक है। तो ये चार आप पहले ध्यान से देख लीजिए, मैंडमस, कोवारेंटो और सेरिटियोरी। सेरिटियोरी, ओके, सेरिटियोरी, सेरिटियोरी। अब ये पांचों के पांचों क्या है? हेबियस कॉर्पस क्या है, और मैंडमस क्या है, प्रोहिबिटेशन क्या है, कोवारेंटो क्या है, या सेरिटियोरी क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये सारे लैटिन वर्ड हैं, ओके, तो समझते हैं कि कैसा होता है। जैसे हैबियस कॉर्पस की बात की जाए तो मान लीजिए ये बड़ा जरूरी है, इसे कहते हैं हम बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इसे ऐसे कहा जाता है, बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम, याद रखिएगा, बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। इसका मतलब क्या है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए भाई किसी भी रीजन से किसी भी पर्सन को, यहाँ पे जब मैं कहूँ किसी स्टेट को, तो आप किसी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी को समझ सकते हो कि मान लो भाई पुलिस ने आपको जेल में डाल दिया है, सजा काट रहे हैं, और आपने वो जुर्म किया नहीं है, वो आपने जुर्म किया नहीं है, ठीक है, और आपको सजा हो गई है। मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन ए है, इसने कोई जुर्म तो किया नहीं है, तो वो रिट जारी करेगा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम इसीलिए कहा जाता है। इस रिट के अकॉर्डिंग अब ये जो पर्सन है इसे तुरंत रिलीज किया जाए। ये एक तरह का रिलीज ऑर्डर होता है। क्या होता है? रिलीज ऑर्डर होता है एक किसी भी पर्सन के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ रिलीज ऑर्डर फॉर अ पर्सन who is getting punishment or getting punished the crime which he has not done, but because of any reasons उसको जेल में जाना पड़ा है, तो उसको जेल से रिहा करने का जो काम है वो कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पे हमारा हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैबियस कॉर्पस को बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, या तो फिर आप जवाब दीजिए कि भाई किस कारण किया है। अगर आप अपनी जवाब देने में सही है तो बंदा पड़ा रहेगा, नहीं तो उसको आपको छोड़ना है। तो हैबियस कॉर्पस समझ में आ गया। मैंडेबस में बेसिकली क्या होता है? इट्स एन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट टू इट्स लोअर कोर्ट। हायर कोर्ट जो होती है, सॉरी, हाँ, टू इट्स लोअर कोर्ट, अपने से लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देती है, अपने से लोअर कोर्ट को ऑर्डर देती है। किस तरह के ऑर्डर दे सकती है सर अपने से लोअर कोर्ट्स को? तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का डांट फटकार लगाना होता है कि लोअर कोर्ट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी प्रॉपरली, टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी प्रॉपरली। ओके, अगर पाया कि कोई भी लोअर कोर्ट जो है वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, सो एक मैंडेबस नाम की रिट जाएगी उस कोर्ट को, और जिसमें ये पूछा जाएगा, डांट फटकार लगाया जाएगा कि भाई, और आपको जवाब भी देना रहेगा कि भाई क्यों ऐसी गलतियां हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली कि इस तरह का ब्लंडर आप कर रहे हैं। तो अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आता है कि कोई भी जुडिशरी की ब्रांच अपना या सुप्रीम कोर्ट, क्या मतलब लगभग में, हाँ, हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ही मान लीजिए, तो वो रिट जारी करते हैं मैंडेमस कि भाई चलो, तुमको उसको डांट फटकार लगाएगी कि अपना काम प्रॉपरली करो, इस तरह से काम नहीं होता। तो चलिए, ये तो हो गया मैंडेमस के बारे में, और हमने देख लिया हेबियस कॉर्पस के बारे में। अब प्रोहिबिटेशन की बात समझते हैं कि प्रोहिबिटेशन नाम जैसा है, क्या वैसा ही काम है? तो इसमें देखिए सीधी बात क्या है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही रिलीज करेगी, लेकिन इसमें करते क्या है सुप्रीम कोर्ट? तो समझिए प्रोहिबिटेशन क्या होता है, एक फ्रेश पे देख लेते हैं कि प्रोहिबिटेशन का मतलब क्या होता है। इट्स एन ऑर्डर रिलीज बाय, इट्स एन ऑर्डर रिलीज बाय, released by Supreme Court, so released by Supreme Court to lower courts or subordinate court, to lower or subordinate courts,
क्यों रिलीज, क्या रिलीज करती है? टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, टू स्टॉप द प्रोसीडिंग, proceeding of a case which is not under their jurisdiction, which is proceeding of a case which is not under their jurisdiction, where under their jurisdiction। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले, जिसे हर एक कोर्ट की लिमिट होती है, हर एक कोर्ट की क्या होती है? लिमिट होती है कि आपके अंदर किस तरह के केस को आप हैंडल कर सकते हैं। कई तरह के केस कोर्ट से जैसे बनाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं, उनका अलग है भाई, ग्राहक सेवा कोर्ट वाले मैटर अलग हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, तो उसकी क्या है? अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। अगर उस लिमिटेशन से बाहर का कोई भी केस उसके यहाँ प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो क्या होगा भाई? प्रोहिबिटेशन का आएगा। सुप्रीम कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को या ट्रिब्यूनल कोर्ट को एक क्या जान लेगी? प्रोहिबिटेशन की रेट भेजेगी, कहेगी अरे भाई ये जो तुम केस चला रहे हो, ये जो तुम केस चला रहे हो, ये तुम्हारे जुरिडिक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता। ओके, ये तुम्हारे जुरिडिक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता। आई थिंक यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, प्रोहैबी, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि वो आपके जुरिडिक्शन क्राइटेरिया में नहीं आता, तो आपको क्या करना है? उसको छोड़ देना है। उसको क्या करना है भाई? छोड़ देना है। वो आपको वहां पे प्रोहिबिटेशन, वो आप ट्रांसफर कीजिए, वो कोर्ट केस किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके वो बेसिकली किस में आता रहेगा? जुरिडिक्शन क्राइटेरिया में आएगा, वहां पे वो केस ट्रांसफर होता रहेगा। ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, TION। तो ये प्रोहिबिटेशन का है कि प्रोहिबिट कर देना कि भाई इसकी प्रोसीडिंग रोको, ये तुम्हारे क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? हमने क्या क्या पढ़ लिया? हेबियस कॉर्पस पढ़ लिया, मैंडमस पढ़ लिया, राइट। इसके अलावा क्या पढ़ लिया? प्रोहिबिटेशन पढ़ लिया। और क्या है भाई? इसके बाद सर हमारे पास आता है को वारंटो। क्या आता है? को वारंटो, QUO, को वारंटो, को वारंटो। भाई को वारंटो है क्या? को वारंटो है क्या और इसका क्या काम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए यार, तो बेसिकली ये रिट किसी पर्सन को प्रोहिबिट करती है, रिस्ट्रेन करने के लिए जारी की जाती है। सो दिस इज एन रिट issued by Supreme Court to restrain a person to performing a particular duty of any office। मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो किसी पोस्ट पे है, हालांकि वो उसकी पोस्ट है नहीं, लेकिन उस पोस्ट की टास्क को परफॉर्म कर रहा है, हालांकि वो उसके क्राइटेरिया में नहीं आता। उसका जो पोस्ट का क्राइटेरिया है वो कुछ और है, लेकिन वो कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म कर रहा है जो कि उसके क्राइटेरिया में नहीं आता। तो वो ऐसे टास्क परफॉर्म ना करे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कहती है, को वारंटो जारी करती है। तो आप कैसे? दिस रिट इज इशूड टू रिस्ट्रेन, दिस रिट इज इशूड, ऐसे नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, रिस्ट्रेन, दिस रिट इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग, अ पर्सन from acting, a person from acting, a person from acting in a public office, in a public office, in a public office, in which a public office to which she is not entitled, to which he and she is not entitled, to which he or she is not entitled। ओके, मतलब भाई आपको जो पोस्ट मिली ही नहीं है, जिस पोस्ट पे आप हैं ही नहीं, उस तरह के टास्क
को आप परफॉर्म नहीं करेंगे उसके रिगार्डिंग आप कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। तो उससे रोकने के लिए, और अगर आप बात करते हैं सेरेटियोरी, ओके, सेरेटियोरी, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सेरेटियोरी में पास होता है एक ऑर्डर, ओके। आप कहेंगे कि सेरेटियोरी की बात करेंगे अगर आप, तो सेरेटियोरी कहती है आपसे कि ओके, कि अगर सेरेटियोरी कहती है कि अगर मान लीजिए भाई कोई केस किसी लोअर कोर्ट में चल रहा है और उसको किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट कहती है टू बी इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग ऑन। इसका मतलब होता है इट इज एन ऑर्डर टू द लोअर कोर्ट फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द मैटर और एनी अदर कोर्ट फॉर डिसाइडिंग द मैटर। सो बेसिकली इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, कि भाई क्या हो रहा है ये बताओ। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ट्रांसफर द मैटर, क्या, ट्रांसफर द मैटर टू अदर कोर्ट। भाई कि चलो भाई ये मैटर तुम्हारे में नहीं समझ रहा है या जरूरत नहीं है तुम्हें, तो ट्रांसफर द मैटर टू अदर कोर्ट, किसी और कोर्ट को ये मैटर ट्रांसफर करो, वो उसको देख लेंगे। या इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो जो कि डिसीजन मेकिंग में चीजों को इजी करे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सेरेटियोरी रिट ज्वाइन करती है। तो एक तो हो गया भाई हेबियस कॉर्पस हो गया था, इसके अलावा मैंडेमस हो गया, और आपको प्रोहिबिटेशन हो गया, कोवरेंटो हो गया, और सेरेटियोरी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से 5 रिट होती हैं। इन 5 रिट से यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें से मैंने हेबियस कॉर्पस को बोला था कि इस तरह से भी पूछा जाता है कि फ्रीडम, बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो ये 5 रिट है, इन 5 रिटों को याद रखें और समझें कि ये किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। इस तरह से पॉलिटी में एक तरह से आप कहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट की पावर से रिलेटेड टॉपिक्स हमारा फिनिश होता है। इसको आप अच्छे से देखिए, जैसे नोट्स बनाए गए ऐसे नोट्स बना लीजिए, चीज़ें हल्की हल्की पूछी जाएंगी, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। इसलिए मैंने बड़े नॉमिनल आर्टिकल्स आपको पढ़ाए हैं और आपको लगभग में जितनी चीज़ें जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आपसे सारी स्टेट्स के कोर्ट्स या कोर्ट्स के जजेस के नाम नहीं पूछने वाला, या 34 जजेस के नाम नहीं पूछने वाला, बदलते रहते हैं। आप हार्डली, जैसे मैंने बोला DY चंद्रचूड़ जी हैं तो उनका नाम याद रख लीजिए। इस तरह से आपको सुप्रीम CGI का पता होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया पता होनी चाहिए, एज लिमिट पता होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए वो पता होना चाहिए, पावर क्या होती है वो पता होना चाहिए, और ये 5 रिट तो पता ही होनी चाहिए। इन 5 रिट से क्वेश्चन आते ही आते, कुछ आए ना आए, सुप्रीम कोर्ट के इन 5 रिट से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपका इतना रेडी है तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे नहीं लगता कि अब कोई और क्वेश्चन पूछा जाए CUT लेवल पे, SSC लेवल पे भी ये वर्क करेगा। 2-4 आर्टिकल अगर और बढ़ा दिए जाए तो डेप्थ में भी SSC के लिए वर्क करेगा। अदरवाइज नॉर्मल तैयारी अगर आपको SSC के बेसिक्स के लिए करनी है तो बेसिक्स के लिए ये एनफ है, बेसिक्स में ये इतना एनफ है। लेकिन उससे ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो थोड़े से और आर्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ से इतने ही बनते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पॉलिटी में आप ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाने हैं, आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे, पार्लियामेंट मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के 2 लेक्चर बना दिए हैं, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, एक बार प्लीज़ जाके देखिएगा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के। इसके अलावा अगर आप, मैं बात करूँ अमेंडमेंट्स के अलावा, तो आपको पार्ट्स के बारे में पढ़ाया गया है, शेड्यूल्स के बारे में पढ़ाया गया, कुछ 10 से 12 वीडियोस होने वाले हैं। तो आप एक बार जाके देखें और समझें कि पॉलिटी की बेसिक्स को तैयार करने के लिए CUT लेवल पे बहुत एनफ है, और SSC लेवल पे भी ये बेसिक्स तैयार करने के लिए एनफ है। कम से कम आपको थोड़ी जानकारी तो होगी कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्या होती हैं, रादर देन कुछ जीरो होने से बेटर है। तो जैसे मैं बताऊँ, टाइम के साथ तैयारियाँ करते रहें, तो तैयारी करते रहें। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा, ओके, क्योंकि अब आई थिंक ये आपका ओवर होता है। तो देखते रहिए, चीज़ों को अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही फ्री कंटेंट के लिए आपको अदर अदर फैकल्टीज़ के थ्रू लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अपनी तैयारियों को बहुत बेसिक लेवल से लेके चलिए, ताकि जब चीज़ें आपके सामने आए तो आपके पास एक अच्छा बेस रहे और आप एग्जाम को फोड़ने का दम रखें। क्योंकि कुल मिला जुला के एट द एंड ऑफ द डे हमारा एग्जाम क्रैक होना चाहिए, और उसकी तैयारी हमें शुरू से करनी है। बाकी इसके MCQ प्रैक्टिस की मैं वीडियोज़ लाऊंगा, जिसमें मैं आपको 2 वीडियोज़ में काफ़ी सारे कुछ 50-50 MCQs के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो CUT में पूछे गए हैं
उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपके लिए जो पढ़ा है वो काफ़ी अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। बाय एवरीवन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।